हेलो एंड वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 हिंदी गंगा बुक के पार्ट 4 ऐसी भी बातें होती है का पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज अपलोड है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आपको सही उत्तर चुनना है और ये भी बताना है कि आपको ये उत्तर क्यों सही लगे। पहला प्रश्न है, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। ऑप्शंस आपको दिया गया है, अनुशासन और नियम के साथ जीना, भय और संशय के साथ जीना, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना, चतुराई और संयम के साथ जीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। दूसरा प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है। संघर्ष, निराशा, भौतिकता, कर्तव्य निष्ठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, कर्तव्य निष्ठा। बिल्कुल ठेठ गवाई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है। संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव, लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी, धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व, संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। चौथा प्रश्न है, गांव गेला वहुन नाव गेला रहून। इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। नाव गांव में नहीं रहती, नदी में बहती है। इस नाश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है। जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे। औपचारिक, कामकाजी, आत्मीय, प्रतिस्पर्धात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, आत्मीय। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं, मेघराग गाने से वर्षा होने लगती है, सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं, संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर जी की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है। ऑप्शंस आपको दिया गया है, सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की, प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध, कठोर, सिद्धांतवादी और व्यवहारिक शक्ति, आधुनिकता विरोधी रूढ़िवादी विचारों वाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की, ऑप्शन का। अगला हम लोग देखते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों पर चर्चा करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे। उत्तर में लिखिएगा, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लता जी के पिताजी बच्चों को डांटते या मारते नहीं थे, वे केवल गंभीरता से देखते थे जिससे बच्चे अपनी गलती समझ जाते थे। बाद में वे प्यार से उन्हें बाहर जाकर खेलने के लिए कह देते थे। इससे पता चलता है कि उनके अनुशासन में भय नहीं बल्कि सम्मान और स्नेह था। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लता जी के पिताजी जो थे वो बच्चों को डांटते या मारते नहीं थे, सिर्फ बच्चों को कड़ी नज़र से देखते थे जिससे बच्चों को अपनी गलती समझ में आ जाती थी और फिर वो बाद में प्यार से कह देते थे कि जाओ बाहर जाकर खेलो। इससे पता चलता है कि उनके अनुशासन में भय नहीं था लेकिन सम्मान और स्नेह जरूर था। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा। उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहारों में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि लता जी के पिताजी जो है दीनानाथ मंगेशकर, उनके व्यक्तित्व का लता जी पर क्या प्रभाव पड़ा और उनके कौन कौन से कार्यों में, व्यवहारों में जो है उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है।
उत्तर में लिखिएगा, लता जी के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनसे स्वाभिमान, सत्य का साथ देना, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारना, मेहनत करना तथा परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा। उन्होंने जीवन भर इन्हीं मूल्यों का पालन किया। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि लता जी जो है अपने पिताजी से बहुत सारी चीज़ों को सीखती है। वो जो है उनसे स्वाभिमान, सत्य का साथ देना, मुश्किल समय में हिम्मत ना हारना, मेहनत करना और परिवार के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना, इन सभी चीजों को सीखती है और वो जीवन भर जो है इन्हीं सारी मूल्यों को अपने जीवन में अपनाती है। तीसरा प्रश्न है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ? देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि लता जी कहती है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही मगर लेकिन आगे बढ़ाया है। तो नाम आगे बढ़ाने का क्या अर्थ है? आपको बताना है क्या सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ भी है। नाम आगे बढ़ाने का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा, इसका अर्थ केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। लता जी के लिए अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाने का अर्थ उनके आदर्शों, संस्कारों और संगीत साधना का सम्मान करना तथा अपने उत्कृष्ट कार्यों से उनके नाम को गौरवान्वित करना है। यह एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि नाम बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना होता है, ऐसा बात नहीं है। लता जी का कहने का मतलब है कि वो जो है अपने पिताजी के आदर्शों, संस्कारों को अपनाती है और जो है उन्हीं आदर्शों, संस्कारों को लेकर वो जो है जीवन में आगे बढ़ती है। तो इनसे जो है उनके पिताजी का नाम गौरवान्वित होता है और यह एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है। चौथा प्रश्न है, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब हम किसी काम को पूरा करते हैं ना, तो उस काम को पूरा करने में हमारे सहयोगियों के, हमारे दोस्तों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपको इस साक्षात्कार के आधार पर बताना है कि लता जी के सहयोगियों के साथ किस तरह के संबंध थे। तो उत्तर में लिखिएगा, लता जी ने अपने सहयोगियों, विशेषकर कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आत्मीय और पारिवारिक संबंध थे। वे सभी से प्रेम पूर्वक मिलती थी, उनके साथ बैठकर बातें करती थी तथा उन्हें अपने परिवार जैसा मानती थी। इससे उनकी सादगी और सहयोग की भावना प्रकट होती है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि लता जी अपने सहयोगियों, विशेषकर जो है कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ जो है आत्मीयता और परिवार की तरह संबंध रखती थी। वो सभी से प्रेम पूर्वक मिलती थी, बैठकर बातें करती थी और सभी को जो अपने परिवार जैसा मानती थी। इससे उनके सादगी और सहयोग की भावना दिखाई देती है। अब हम लोग अगला देखते हैं, साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभर कर सामने आती है, चुनकर लिखिए। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई। आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है और लता मंगेशकर के कौन कौन से व्यक्तित्व या गुण जो है उभर कर आते हैं वो बताना है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स जो है बॉक्स में दिए गए हैं। पहला है, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। तो इससे जो है लता मंगेशकर के कौन कौन से व्यक्तित्व उभर कर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं एकाग्रता, समर्पण और साधना। दूसरा है, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इससे कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है? तो स्वाभिमान, दृढ़ता, आत्मविश्वास, स्पष्टवादिता। तीसरा है, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। उत्तर में लिखिएगा विनम्रता, कृतज्ञता, मानवता। और चौथा है, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। इससे कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है? तो उत्तर में लिखिएगा दार्शनिकता, विनम्रता और स्पष्टता। अब हम लोग देखते हैं मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को जो अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर करना है। पहला प्रश्न है, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बात सही लगती है तो उसे करो, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? तो आपको बताना है कब और क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा, हाँ, एक बार विद्यालय में कुछ विद्यार्थी परीक्षा में नकल कर रहे थे। मैंने नकल करने से मना कर दिया और ईमानदारी से परीक्षा दी। उस समय
समय मैं अकेले था, लेकिन मुझे विश्वास था कि सही काम करना ही उचित है, इसलिए मैं अपनी बात पर दृढ़ रहा। आप चाहें तो अपना अनुभव भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो बता रही हूँ आप भी वही लिखें। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी की याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उनके विषय में बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मेरे परिवार में बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, समय का पालन करना तथा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। मैं इन नियमों का पालन बिना किसी की याद दिलाए स्वयं करता हूँ, क्योंकि ये अच्छे संस्कार हैं। तीसरा प्रश्न है, पहले दिन गुड्डी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न है, आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। तो आपको जो है अपने घर के किसी पारंपरिक पर्व के बारे में वर्णन करना है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे घर में दीपावली का पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर घर की साफ सफाई की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। चौथा प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवाई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही है। कौन कौन सी परंपरा बदल गई है? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने में तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। आपको पता लगाना है कि पर्व को मनाने में तौर तरीका में किस किस तरह का अंतर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में कि लता मंगेशकर के बचपन के समय त्योहारों पर लोकगीत गाने, सामूहिक नृत्य करने और पारंपरिक रीति रिवाजों का अधिक प्रचलन था। आजकल इन परंपराओं में कमी आ रही है। अब लोग आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं और त्योहार मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। पहले परिवार और समाज के लोग मिलकर उत्सव मनाते थे, जबकि आज व्यस्त जीवन के कारण ऐसा कम देखने को मिलता है। अब देखते हैं विधा से संवाद, साक्षात्कार की पड़ताल। पहला प्रश्न है, ऐसी भी बातें होती है एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ पे साक्षात्कार के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, आपको जो है पंक्तियों को छाट कर लिखना है। साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले का नाम। तो साक्षात्कारता है यतीन्द्र मिश्र और साक्षात्कार देने वाली तो हो जाएगा लता मंगेशकर। दूसरा है प्रश्नोत्तर शैली। यतीन्द्र मिश्र प्रश्न पूछते हैं और लता मंगेशकर उनके उत्तर देती है। भावनात्मक वातावरण। पूरा साक्षात्कार आत्मीय, सम्मानपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण में हुआ है। आमंत्रण, स्वागत और परिचय। यतीन्द्र मिश्र लता जी का सम्मानपूर्वक परिचय देते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। उत्तर देने की शैली। लता जी सरल, स्पष्ट, विनम्र और अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देती है। विचार और उदाहरण। लता जी अपने पिता, संगीत और जीवन के अनेक उदाहरण देकर अपने विचार स्पष्ट करती है। संस्मरण। उन्होंने बचपन, परिवार, त्योहारों और रिकॉर्डिंगों के दिनों की कई यादें साझा की है। समापन। अंत में लता जी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है और सभी कलाकारों के लिए शुभकामनाएं देती है। अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। तो इस कथन से साक्षात्कार की किस शैली का पता चलता है? यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? आपको बताना है। उत्तर में लिखिएगा, यह एक आत्मीय बातचीत है। इसमें प्रश्न और उत्तर सहज, सम्मानपूर्ण तथा अपनत्व से भरे हुए हैं। लता जी अपने जीवन के अनुभव, संस्मरण और भावनाएं खुलकर साझा करती है, इसलिए यह केवल औपचारिक साक्षात्कार नहीं बल्कि आत्मीय संवाद है। उसके बाद है आपका साक्षात्कार। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्धि व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के साक्षात्कार में उपस्थित है। आप लता जी से कौन कौन से
अलग प्रश्न पूछते और क्यों। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप भी जो है साक्षात्कार में उपस्थित होते तो आप जो है लता जी से किस किस तरह का प्रश्न पूछते, आपको वो बताना है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं पूछता, आपको संगीत सीखने की सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिली, कठिन परिस्थितियों में आपने स्वयं को कैसे संभाला, आज के युवा गायकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी। और आप लिख सकते हैं कि आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा है और क्यों। और आप आगे अगला प्रश्न लिख सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे यादगार क्षण कौन सा रहा। तो आप जो है इस तरह के प्रश्न लता जी से कर सकते हैं। व्याकरण की बात, मुहावरे, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। यहाँ पे आप लोगों को हाथ नहीं पसारना, इसको अंडरलाइन करके दिया गया है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश मुहावरा है। हाथ नहीं पसारना मुहावरा है। हाथ पसारना या फैलाने का अर्थ है कुछ मांगना या याचना करना। हाथों से जुड़े अनेक मुहावरे आपने पढ़े और सुने होंगे। ऐसे ही कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आपको जो है हाथ से जुड़े कुछ मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं, आपको जो है इन मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मुहावरा है। हाथ में आना, हाथ का मैल होना, हाथ से हाथ मिलाना, हाथ साफ करना, हाथ से निकल जाना, हाथ धो बैठना। तो आपको जो है ये मुहावरे दिए गए हैं, आपको जो है इन मुहावरों का यूज करके वाक्य बनाना है। तो हाथ में आना, तो आप वाक्य बना सकते हैं, कठिन मेहनत करने के बाद सफलता मेरे हाथ आ गई। उसके बाद हाथ का मैल होना, इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति के लिए धन हाथ का मैल होता है। उसके बाद हाथ से हाथ मिलाना, वाक्य बना सकते हैं सभी विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान में हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। उसके बाद हाथ साफ करना, वाक्य बना सकते हैं चोर दुकान से सामान पर हाथ साफ करके भाग गया, मतलब चोरी करके भाग गया। हाथ से निकल जाना, वाक्य बना सकते हैं कि समय पर पढ़ाई ना करने के कारण अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। उसके बाद हाथ धो बैठना, तो आप वाक्य बना सकते हैं लापरवाही के कारण वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है, अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।